हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और शानदार एपिसोड के साथ। हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में 498A से संबंधित एक और हाई कोर्ट के बेहतरीन आदेश के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं अक्सर 498A के संबंध में अपने वीडियोज़ में बात कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो, उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन जैसे डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है, मामला थाना, अदालत, कोर्ट, कचहरी तक पहुंचता है, तो उसको डाउरी का कलर दे दिया जाता है। और हस्बैंड ही नहीं, हस्बैंड के साथ साथ उसके पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि जिन बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं, वो अपनी ससुराल में हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही हैं, उन बहनों का नाम और उनके हस्बैंड यानी बहनोई लोगों का नाम भी डाल दिया जाता है एफआईआर में। और यदि हस्बैंड का कोई छोटा भाई है, भले ही वो कहीं दूर रहता हो, या बड़ा भाई बाहर रहकर कहीं जॉब करता हो, तो उन लोगों के नाम भी एफआईआर में डाल दिए जाते हैं और उनको मुलजिम बना दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि 498A यानी डाउरी के डिमांड और टॉर्चर की जेन्युइन घटनाएं नहीं होती हैं, निश्चित तौर पर होती हैं, लेकिन इनका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में देखते हैं एक और जजमेंट जिसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने 498A के मिसयूज के संबंध में बहुत ज़बरदस्त आदेश दिया है और इस आदेश से हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, जहां तक इस केस के फैक्ट का संबंध है, तो इस केस के फैक्ट में भी महिला के द्वारा यही आरोप लगाया जाता है कि उसके साथ डाउरी की डिमांड को लेकर के मिसबिहेव, इल ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ तक कि कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और दहेज की मांग को लेकर सिर्फ बुरा बर्ताव नहीं करते बल्कि कई बार घर से बाहर भी फेंक चुके हैं। और यह आरोप लगाते हुए पति, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, परिवार के 7 लोगों के विरुद्ध 498A, 342, 323, 504, 505 और 109 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, लोगों को 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी दौरान इन 7 आरोपियों के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की जाती है 482 सीआरपीसी में, और इस याचिका को दाखिल करते हुए एफआईआर को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है। तो अब देखते हैं साथियों कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा, वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर भी यदि आप चैनल में पहली बार हों और वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियाँ दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। दोस्तों, इस मामले में जो याचिका दाखिल की जाती है एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट के समक्ष, उसका नंबर है 679/2023, मंजूर हुसैन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और इस याचिका में जो आर्गुमेंट किया जाता है आरोपियों के एडवोकेट के द्वारा, वो यही कहा जाता है कि इसमें कुछ लोग तो हस्बैंड के जो भाई बहन हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग तो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, बहुत दूर इनसे। 342 का आरोप तो बनते ही नहीं है, जब घर में रहते ही नहीं तो कमरे में इसको बंद कौन करेगा। और जहां तक और दूसरे एलिगेशंस का सवाल है, तो उस संबंध में कहा जाता है कि हस्बैंड को छोड़कर किसी के भी खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, समान आरोप है और सिर्फ समान आरोप है, रिश्तेदार होने के नाते सभी को फंसा दिया गया है गलत तरीके से, कोई भी प्रिमा फेसाई एविडेंस नहीं है। यह तर्क भी दिया जाता है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, उनकी संलिप्तता यानी बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया गया, ना तो एफआईआर में ना ही 161 के स्टेटमेंट में, जिससे कि यह साबित हो सके कि किस व्यक्ति ने किस तरीके से किस तारीख को कैसे
टॉर्चर किया और कब किस समय डाउरी की डिमांड की, इस तरीके का कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस बाकी फैमिली मेंबर के खिलाफ नहीं था। अब दोस्तों, ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है, तो देख लेते हैं कि क्या कहा जाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश ओसवाल के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए कहा जाता है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता नंबर 1 और नंबर 2, याचिकाकर्ता नंबर 3 के माता पिता हैं, यानी जो एप्लीकेंट नंबर 1, 2 थे वो हस्बैंड के माता पिता थे और हस्बैंड नंबर 3 था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड के माता पिता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जबकि इसी तरीके के आरोपों पर जो कि अस्पष्ट, सामान्य प्रकृति के हैं, स्पष्ट नहीं हैं, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता नंबर 4 से 7 को अपराध करने में शामिल नहीं पाया। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो बाकी लोग थे 4 to 7, यानी भाई बहन लोग हस्बैंड के, उनके खिलाफ तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही कोई सबूत नहीं मिला। आईओ ने ही उनके खिलाफ किसी तरीके का आरोप नहीं पाया, कोई सबूत ही नहीं पाया कि आरोप में शामिल थे, अपराध में शामिल थे। फिर भी वह लोग एप्लीकांट थे हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आईओ ने 4 से 7 के खिलाफ तो कुछ पाया नहीं, और माता पिता को सिर्फ इसलिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता कि वो पति के माता पिता हैं, जब तक कि उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन ना हो। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है। बहुत ही सुप्रसिद्ध जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुब्बाराव बनाम तेलंगाना राज्य, कहकसा कौसर बनाम बिहार राज्य, अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इनमें से कई जजमेंट्स के बारे में तो मैं वीडियोस भी बना चुका हूं, कहकसा कौसर, लिंक के डिटेल में दे दूंगा, आप देख सकते हैं आई बटन में। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि इस मामले में अगर हम माता पिता के खिलाफ विवेचना को जारी रखने का आदेश देते हैं तो यह कानून का दुरुपयोग होगा। 498A के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट आरोपों की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को याद दिलाया और दोहराया, और कहा कि प्रावधान के संभावित दुरुपयोग और निराधार आरोपों के आधार पर मुकदमे में दीर्घकालिक परिणाम होंगे। इसलिए निष्कर्ष ये निकाला कि इस मामले में अगर हम कार्रवाई को जारी रखने का आदेश देते हैं तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा अगर पति के माता पिता के खिलाफ विवेचना जारी रखने के लिए हम अलाउ करते हैं। फाइनली दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ओसवाल के द्वारा यह कहते हुए कि आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध करने के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष आरोप होने चाहिए, लेकिन बिना किसी स्पष्ट और सामान्य आरोप और आवश्यक विवरण के पति के रिश्तेदारों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और हस्बैंड के माता पिता के खिलाफ जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। पति के खिलाफ विवेचना चलती रहेगी, लेकिन पति के माता पिता के खिलाफ विवेचना को रद्द कर दिया जाता है, एफआईआर को ही रद्द कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से वो तमाम निर्दोष लोग जो हस्बैंड के माता पिता हैं और 498A के खिलाफ उनके एफआईआर दर्ज हुई और विवेचना चल रही है, उनको ज़रूर फायदा मिलेगा। साथियों, इस जजमेंट से आप कहां तक सहमत हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो एक और महत्वपूर्ण जजमेंट 498A के संबंध में, जो 498A के मिसयूज को लेकर के दिया गया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के द्वारा, यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।